प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की ऑडियो बुक मेरे यानी गौहर परवेज के साथ। बिगिनर्स के लिए ये एक सिंपल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बुक जो इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल है। प्रीफेस। स्टॉक मार्केट पर 3 किताबें लिखने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर एक और नहीं लिखूंगा, लेकिन अपने 2 दोस्तों के साथ 25 दिनों के पूरे भारत के रोड ट्रिप के बाद मैं सोचने लगा, मैं प्राइस एक्शन पर किताब लिखना भला कैसे मिस कर सकता हूँ। बेचैनी की भावना और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी ने तुरंत मुझे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पर लिखने के लिए मजबूर किया। मैं उसी गेस्ट हाउस में फिर से गया जिसके बारे में मैंने हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग किताब में लिखा था, और मैं वहीं कुछ दिन रुका भी। उन दिनों मेरे दिमाग में चीजें और साफ हो गईं और मैंने इस किताब को पूरा किया। ये किताब एक्सप्लेन करती है रॉ प्राइस एक्शन का यूज करके कैसे सक्सेसफुल ट्रेड किया जाए, प्राइस और वॉल्यूम की डिटेल समझकर और ट्रेडिंग की गाइडलाइंस अपनाकर ट्रेडिंग को कैसे फुल टाइम करियर के रूप में लिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने टेक्निकल इंडिकेटर्स को क्यों छोड़ा। मैं शुरू में ही एक बात साफ बता दूं, ये किताब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को बढ़ाकर बताने और इंडिकेटर्स को गलत बताने के लिए नहीं है। ये सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में गहराई से बताने के लिए है, जो प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप को देखने की यूनिक सोच है और कैसे हम इससे फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। मेरा एक अजीब दोस्त था जिसने अपनी जिंदगी और प्रोफेशन में बहुत ही अनोखी चीजें की हैं। वो इंजीनियरिंग में मेरे साथ पढ़ता था और मैं उसे 20 सालों से जानता था। वो कॉलेज के दिनों में लापता हो जाता था, हॉलीडेज पर काम करता था और फिर अचानक एग्जाम से एक दिन पहले वापस आकर अपने खास दोस्तों से उस सब्जेक्ट के नोट्स की भीख मांगता था। लेकिन फिर भी वो सभी सेमेस्टर्स में टॉप 5 में जगह बना लेता था। मेरे दोस्त ने कैंपस प्लेसमेंट के सभी ऑफर छोड़ दिए। इसके बजाय उसने पूरे भारत में ट्रेन से घूमने का फैसला किया। अगले 3 महीने उसने भारत के कई शहरों की यात्रा की। जब वो वापस आया तब हम में से लगभग सभी ने किसी न किसी आईटी कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया था। ट्रेडिशनल रूट से शुरू करने के बजाय उसने बीपीओ के कॉल सेंटर से जॉब करना शुरू किया। 2 साल तक बीपीओ कॉल सेंटर में रात की नौकरी के बाद वो आईटी में जॉब करना चाहता था। हम सबने उसे मना किया और कहा कि आईटी में जाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, पर उसे एक छोटी आईटी कंपनी में डेवलपमेंट का रोल मिल गया। शुरू में उसे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उसने इंटरव्यू पैनल से 2 सवाल पूछे थे। मुझे कॉल सेंटर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे अपनी प्रेजेंट कंपनी में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। इसलिए आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मैं यहाँ आईटी में परफॉर्म नहीं करूंगा। 2, आप मेरी एबिलिटी का टेस्ट लिए बिना मेरा कैंडिडेचर कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। प्लीज मुझे 3 महीने की अपॉर्चुनिटी दें और मुझे कोई सैलरी नहीं दें। अगर मैं 3 महीने के भीतर अच्छा परफॉर्म करता हूं तो मुझे ऑफर दें, वरना मुझे बाहर निकाल दें। फिर उसे ये काम मिल गया। उसने वहां 3 साल काम किया और जब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार था तो कंपनी ने उसे बनाए रखने के लिए कुछ प्रेजेंट ऑफर किया। उसने ऑफर मना कर दिया और आगे बढ़ गया। वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है, लेकिन वो अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। वो कई सालों से यूएस में है और हमारे दोस्तों के बीच ये रूमर है कि वो यूएस गवर्नमेंट के लिए सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जैसा उसने इंडिया में आधार प्रोजेक्ट पर काम किया था। उसकी क्वालिटीज को समझाने के लिए मुझे एक अलग किताब लिखनी पड़ेगी, लेकिन शॉर्ट में उसने अपने पूरी लाइफ में एडवेंचरस और क्रेजी फैसले लिए। उन सभी में सिर्फ एक को छोड़कर वो विनर बनकर निकला। वो एक्सेप्शन शेयर बाजार का है और उस घटना ने मुझे ट्रेडिंग को सीरियस नोट पर लेने के लिए कहा। तब तक मैं मार्केट के लिए सीरियस नहीं था। मैं कुछ शेयर खरीदता और बेचता था, लेकिन ट्रेडिंग को करियर के रूप में अपनाने के लिए कभी नहीं सोचा था। इमेज। वाई अपर सर्किट टुडे। वो मंडे 18 मई 2009 था। उस दिन निफ्टी ने अपर सर्किट छुआ था। ये सभी ट्रेडर्स के लिए इम्पोर्टेंट और शॉकिंग एक्सपीरियंस था। सभी ट्रेडर्स को बड़ी गिरावट की उम्मीद थी,
क्योंकि सबने सोचा था कि किसी भी ग्रुप को यूनियन इलेक्शंस में मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन सैटरडे को इलेक्शन रिजल्ट आए और यूपीए ग्रुप को मेजॉरिटी मिली। लोगों को आगे और गिरावट की उम्मीद थी, क्योंकि बहुत लोगों ने सोचा कि यूपीए ग्रुप मार्केट के लिए फेवरेबल नहीं है। ये मेरा व्यू नहीं था, लेकिन यही मैंने उन दिनों बहुत से लोगों से सुना था। मेरे दोस्त का भी ये ऐसा ही व्यू था और इसलिए उसने निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन में मार्जिन का यूज करते हुए बहुत खरीदारी की। उन दिनों मार्जिन रूल बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन 18 मई 2009 को सबको सरप्राइज करते हुए निफ्टी पॉजिटिव खुला और कुछ ही मिनटों में वो अपर सर्किट पर पहुंच गया। मुझे इस मूव पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैं ये गिन ही नहीं पाया कि मेरे दोस्त ने कितना पैसा खो दिया था। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक हफ्ते के बाद वो दिखाई दिया और उसने बताया कि उसने कितना पैसा कमाया था। ये एक बड़ा अमाउंट था, कम से कम उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सिर्फ 3-4 साल पहले अपना करियर शुरू किया था। तब तक मैं एक हैप्पी सोल था। मैं अपने ऑफिस में ठीक ठाक काम करता था, जिम में इंटेंस सेशन पसंद करता था और हर वीकेंड पर ट्रिप्स एंजॉय करता था। लेकिन इस इंसिडेंट ने मुझे परेशान कर दिया और मेरे दिल में पहली बार एक बड़ा सवाल उठा। मैं सीरियस हो गया और साथ ही मार्केट के बारे में बहुत क्यूरियस भी हो गया। मैं ना ही इंडिकेटर से नफरत करता हूँ और ना ही उसके अगेंस्ट हूँ। मुझे डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में उनके बिहेवियर की स्टडी करने में मजा आता है। इंडिकेटर्स बिगनर्स की मदद करते हैं क्योंकि वो उनकी ट्रेडिंग में कुछ डिसिप्लिन लाते हैं, वरना वो 1-2 दिनों में ही बहुत सारा ट्रेड कर लेंगे और अपना सारा पैसा खो देंगे। इसके अलावा ये एल्गो ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ रूल बनाने में मदद करते हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी अपने ट्रेडिंग में यूज नहीं करता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैंने कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर्स को देखा है जो सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का यूज करते हैं। मैंने कुछ ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर को भी देखा है जो अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में सिर्फ 1-2 इंडिकेटर का यूज करते हैं। लेकिन मैंने ऐसे कई ट्रेडर्स को देखा है जो नेकेड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से भी और इंडिकेटर से भी मनी लॉस कर देते हैं। इसलिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और इंडिकेटर्स पर डिबेट करना समय की बर्बादी है। मेरा सजेशन है, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है उसे चुन लें। ये किताब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानकारी देती है और उस रूट पर चलने की समझ देती है। आगे वो रीजंस दिए गए हैं जिनकी वजह से मैंने टेक्निकल इंडिकेटर्स छोड़ दिए। इंडिकेटर्स प्राइस डिक्टेट नहीं करते। मुझे लोगों के लिए दुख होता है जब वो इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। XYZ स्टॉक के लिए RSI 30 पर है, जो एक ओवरसोल्ड जोन है। क्या मैं अब XYZ खरीद सकता हूँ? या ABCD स्टॉक 200 DMA पर है, इसलिए ये गिर नहीं सकता है। क्या मैं कुछ पोजीशन इकट्ठा कर सकता हूँ? उनका सवाल ही उनकी अनडिसाइडनेस की ओर इशारा करता है। वो प्राइस के शॉर्ट मूवमेंट को बताते हैं, चाहे कारण RSI या DMA लेवल्स हो, लेकिन वो उसे खरीदने के लिए सजेशंस भी ढूंढ रहे हैं, जो कि अजीब है ना? प्राइस न जानता है न परवाह करता है कि RSI ओवरसोल्ड जोन में है या 200 DMA के करीब है। ये एफिशिएंटली वही करता है जो उसे करना हो। अगर प्राइस और गिरता है तो RSI लेवल भी और गिर जाएगा, लेकिन धीमे रेट से, और मूविंग एवरेज धीरे से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट करता है और प्राइस डिक्टेट नहीं करता है। प्राइस में किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन इंडिकेटर में भी बदलाव लाएगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इमेज 1.1 फेल्योर ऑफ RSI ओवरबॉट इन बजाज फाइनेंस। अगर आप इमेज 1.1 देखें तो जब RSI 30 लेवल, जो ओवरसोल्ड जोन है, पर पहुंचे तो सीधा खरीद लेना बहुत खराब आइडिया है। ये ट्रेड सिग्निफिकेंट लॉस के साथ खत्म होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि प्राइस RSI मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता है और न ही केयर करता है। इमेज 1.2 फेल्योर ऑफ 200 DMA सपोर्ट कॉन्सेप्ट इन USD CAD।
अगर आप इमेज 1.2 देखें तो जब प्राइस 200 डीएमए पहुंचे तो स्ट्रीट वे बाइंग बहुत खराब आइडिया है और फिर से ये ट्रेड सिग्निफिकेंट लॉस में खत्म होगा। मैं कई इंडिकेटर्स के साथ ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस किताब को बोरिंग नहीं बनाना चाहता। मैं एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स बताने के लिए इसे सिंपल लेकिन इफेक्टिव रखना चाहता हूँ। की बात यह है कि इंडिकेटर प्राइस डिक्टेट नहीं करते हैं और कभी भी इसलिए ट्रेड ना करें क्योंकि इंडिकेटर कुछ लेवल दिखाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी इंडिकेटर को इग्नोर करती है। जो पास्ट में हुआ है वो फिर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट ह्यूमन द्वारा चलाए जाते हैं और ह्यूमन नेचर कभी चेंज नहीं होता है। जैसी लिवरमोर। ट्रेड शुरू करने से पहले जब भी मैंने पेशेंस के साथ मार्केट को पिवटल पॉइंट पर आने का वेट किया, तब मैंने हमेशा ऑपरेशंस में मनी बनाया है। जैसी लिवरमोर। ये वर्ल्ड फेमस ट्रेडर जैसी लिवरमोर के 2 कोट्स हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस बताते हैं। इसलिए ये साइकोलॉजी प्राइस में कुछ लेवल में दिखती है। उन्हें पिवटल पॉइंट्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स वगैरह नामों से जाना जा सकता है। लाखों लोग स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड करते हैं और उनके कंबाइंड एक्शन से प्राइस का मूवमेंट अप और डाउन होता है। इसलिए किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में कुछ पिवटल पॉइंट्स होते हैं और उनके आसपास ट्रेड करने की प्लानिंग से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड होता है। इमेज 1.3 की लेवल कॉन्सेप्ट इन BEL। अगर आप 1.3 इमेज को देखें तो प्राइस लेवल ने क्रिटिकल लेवल की तरह एक्ट किया है। जब भी सेलर्स इस लेवल को तोड़ने के लिए प्राइस को पुश करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बायर ने एक्यूमुलेट करके फॉल को रोक देता है, इसलिए एक हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये लेवल फ्यूचर में क्रूशियल रोल निभाएगा जब तक 75 पर बिग बायर अपना व्यू नहीं बदलता। लेकिन सभी इंडिकेटर्स इन क्रूशियल प्राइस लेवल की पहचान करने में फेल हो जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने इंडिकेटर में RSI, बोलिंगर बैंड्स, स्टॉकेस्टिक्स या कोई और क्रेजी कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं। वो इन क्रूशियल लेवल्स की पहचान करने में फेल हो जाते हैं और इससे हम बहुत सी गुड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज खो बैठते हैं। क्या आप एग्री करते हैं? इंडिकेटर नेचर में पीछे रहते हैं। आप कोई भी इंडिकेटर चुन सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी प्राइस के साथ ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट नहीं करता है। वह हमेशा प्राइस के कंपैरिजन में कुछ देरी होगी। ये कॉमन सेंस है क्योंकि ज्यादातर इंडिकेटर प्राइस से ही मिलते हैं। इसे समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। आप में से ज्यादातर जानते हैं कि ट्रेडर्स कम्युनिटी में EMA क्रॉसओवर एक प्राइमरी और पॉपुलर ट्रेडिंग सिस्टम है। एक सिंपल सिस्टम 10 EMA और 50 EMA का कॉम्बिनेशन है। जब डाउन साइड से 10 EMA 50 EMA को पार करता है तब बाई सिग्नल जनरेट होता है और जब वही 10 EMA 50 EMA को अपसाइड से पार करता है तब सेल सिग्नल जनरेट होता है। इमेज 1.4 एंट्री बेस्ड ऑन MA क्रॉसओवर। यदि आप इमेज 1.4 को देखते हैं तो 20 मई को 10 EMA डाउनसाइड से 50 EMA पार कर गया। 22 मई को 121.53 पर एक एंट्री आती है क्रॉसओवर कैंडल से हाई पर, तो ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से लेट एंट्री है। इमेज 1.5 एंट्री बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। यदि आप इमेज 1.5 देखते हैं तो इसमें 19 मई को एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का डिसिसिव ब्रेकआउट था और एंट्री 20 मई को 120.7 के लेवल पर हो सकती थी। हम MA क्रॉसओवर ट्रेडिंग सिस्टम की तुलना में 2 दिन पहले ट्रेड में होते। इस स्टेज पर यह आर्ग्यू किया जा सकता है कि यदि हम MA क्रॉसओवर सिस्टम में MA ड्यूरेशन को कम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए 10 EMA से 5 EMA तक, तब ये अर्ली स्टेज में एंट्री जनरेट कर सकता है। मैं इससे अग्री करता हूँ, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ट्रेड करने वाले हर स्टॉक या इंडेक्स के लिए इसे एडजस्ट करते रहना एक अच्छा आइडिया है या प्राइस पर फोकस करना बेहतर है, जो सिंपल है फिर भी पावरफुल है और शानदार ट्रेडिंग रिजल्ट्स देता है? इंडिकेटर्स ट्रेडिंग को और मुश्किल बनाते हैं।
मार्केट में कितने इंडिकेटर हैं? 1000, 5000 या शायद 10,000? इस नंबर का कोई एंड नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ट्रेडिंग व्यू, चार्ट लिंक या गो चार्टिंग का यूज करके इंडिकेटर डेवलप कर सकता है। इमेज, प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर। अगला क्वेश्चन ये है कि इतनी बड़ी इंडिकेटर की लिस्ट में से कौन सा इंडिकेटर चुना जाए? अगर कोई ट्रेडर 2-3 इंडिकेटर चुनता है तो कभी भी अलग अलग रीडिंग दे सकती है ना? अब मुझे गलत मत समझिए, मैं इंडिकेटर्स की वैल्यू कम नहीं करना चाहता। मुझे चिंता इस बात की है कि ये लोग चार्ट पर 4-5 इंडिकेटर डालते हैं, कुछ क्रॉसओवर्स और ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिनेरियोज का वेट करते हैं और फिर ट्रिगर दबा देते हैं। आखिर में उन्हें यह भी मालूम नहीं होता है कि वो किस इंस्ट्रूमेंट से बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। कुछ समय बाद इन ट्रेडर्स को बुरा लगता है जब उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और फिर वो क्या करते हैं? वो अपने ट्रेडिंग सिस्टम में एक और इंडिकेटर जोड़ना शुरू करते हैं, ये सोचकर कि ये प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। ये एक विशियस साइकिल है। लॉजिकल पर्सपेक्टिव से मुझे प्राइस एक्शन ट्रेडर और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर में खास डिफरेंस नहीं दिखता है, क्योंकि दोनों ही प्राइस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलग अप्रोच से काम करते हैं। रुकिए, मैं समझाता हूँ। एक प्राइस एक्शन ट्रेडर प्राइस को डायरेक्टली स्टडी करता है। ज्यादातर इंडिकेटर प्राइस से डिराइव होते हैं। एक इंडिकेटर ट्रेडर भी प्राइस स्टडी करता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से करता है। क्या आपको नहीं लगता कि प्राइस को डायरेक्ट पढ़ना बेहतर है, बजाय इसके कि उसी प्राइस को कई इंडिकेटर डालकर जांचें? मैं चॉइस आप पर छोड़ता हूँ। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक क्विक इंट्रो। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन का मतलब है किसी मार्केट में दिए गए स्टॉक या इंडेक्स की कीमत में उतार चढ़ाव। कोई भी ट्रेडिंग दिन में खुलने से बंद होने तक प्राइस बदलती रहती है। ये वेरिएशन और कुछ नहीं, बस प्राइस एक्शन है। इमेज 2.1, अ सिंपल एग्जांपल फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी। इमेज 2.1 में 24 दिसंबर 2020 का बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और कीमत 30,007 नीचे से 30,546 ऊपर के बीच वेरी कर रही है। ये वेरिएशन प्राइस एक्शन के अलावा और कुछ नहीं है। व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ट्रेडर चार्ट पढ़ता है और कीमत के मूवमेंट के आधार पर खुद के ट्रेडिंग फैसले लेता है, बजाय इसके कि वो टेक्निकल इंडिकेटर्स या किसी और फैक्टर पर भरोसा करे। सीधे शब्दों में, ट्रेडिंग से जुड़े फैसले लेने के लिए ट्रेडर सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम का यूज करते हैं। इमेज 2.2, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एग्जांपल इन निफ्टी। अगर इमेज 2.2 को देखते हैं तो ट्रेडिंग के फैसले लेने के लिए केवल एक प्राइस चार्ट का यूज किया गया है। ट्रेड का प्लान बनाने के लिए ट्रेडर प्राइस चार्ट के साथ वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग के 3 जरूरी पार्ट्स हैं, इसी ऑर्डर में। 1, प्राइस, ये सभी अपॉर्चुनिटीज का एडवर्टाइज करता है। 2, टाइम, ये सभी अवसरों को रेगुलेट करता है। 3, वॉल्यूम, ये सभी दिखाई गई अपॉर्चुनिटीज की कामयाबी या फेलियर को नापता है। वॉल्यूम जरूरी है क्योंकि 80% ट्रेडिंग वॉल्यूम 20% बड़े प्लेयर ही देते हैं। इसलिए प्राइस और वॉल्यूम की जानकारी पोजीशनल ट्रेडिंग, BTST ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए काफी है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग या स्काल्पिंग में इंटरेस्ट है तो टाइम पैरामीटर में सक्सेस हासिल करनी होगी। मैंने इस टॉपिक को चैप्टर 5 में डिटेल में शामिल किया है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को कैसे यूज करें? ट्रेडर्स को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सही आइडिया पाने के लिए कुछ समय देने की जरूरत है, क्योंकि ये और इंडिकेटर्स जैसे किसी भी तरह का बाई और सेल सिग्नल नहीं क्रिएट करता है। इसमें 3 स्टेप्स शामिल हैं। 1, ड्राइंग ट्रेंड लाइंस, पिवट पॉइंट्स, सप्लाई डिमांड जोन्स, राउंड नंबर्स वगैरह में से किसी एक मेथड का यूज करके की प्राइस लेवल को पहचानें। 2,
बिगिनर्स के लिए की प्राइस लेवल पर कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से या एक्सपर्ट के लिए रॉ प्राइस एक्शन के आइडिया के हिसाब से एंट्री का प्लान बनाना। 3. स्टेप 2 की तरह की प्राइस लेवल पर कैंडल स्टिक पैटर्न या रॉ प्राइस एक्शन के हिसाब से एग्जिट प्लान करना। इमेज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। जब एक शूटर के लिए लेफ्ट राइट बन गया। कैरोली टेकेक्स बुडापेस्ट में पैदा हुआ था और हंगरी की आर्मी में काम कर रहा था। बचपन से ही उसका इंटरेस्ट केवल एक ही स्पोर्ट शूटिंग में था। लाइफ में उसका मेन इंटरेस्ट अपने देश के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना था। 1936 तक वो एक वर्ल्ड क्लास शूटर बन गया था, लेकिन उसे 1936 के समर ओलंपिक्स में भाग लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो एक सार्जेंट था और सिर्फ कमीशन ऑफिसर्स को ओलंपिक्स गेम्स में कॉम्पीट करने की परमिशन थी। टेकेक्स ने उम्मीद नहीं खोई और वो अपने पसंदीदा खेल की प्रैक्टिस करता रहा। उसकी किस्मत से 1936 के समर ओलंपिक्स के बाद हंगरी की आर्मी ने नॉन ऑफिसर्स पर लगे इस रिस्ट्रिक्शन को हटा लिया और इसलिए वो 1940 के टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता था। इसलिए उन्होंने इस बार और भी मेहनत से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो हर दिन कई घंटे अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस में लगाता था, लेकिन लाइफ ने उसके लिए कुछ और प्लान किया हुआ था। 1938 में एक मिलिट्री ड्रिल के दौरान एक ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया और उसने अपनी आधी फॉर आर्म खो दी। क्या आप अब उसके हालात के बारे में सोच सकते हैं? उसके सारे सपने टूट गए। वो 1 महीने से ज्यादा समय हॉस्पिटल में था। जब वो वापस घर आया तब भी उसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। उसने सब कुछ शुरुआत से किया, लेकिन इस बार अपने लेफ्ट हाथ का यूज किया। खाने और सोने के अलावा उसने अपना ज्यादातर समय प्रैक्टिस में बिताया। अपने लेफ्ट हैंड से कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो 1939 में हंगेरियन नेशनल चैंपियनशिप में उतरा। बाकी सभी शूटर्स ने मान लिया कि वो कंपटीशन देखने आया है और अपनी सिंपैथी दिखाई, लेकिन उसने कहा, मैं यहाँ आपकी सिंपैथी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आप सभी के साथ कॉम्पीट करने के लिए आया हूँ। उसने मुकाबले में पहली जगह बनाई और सबको सरप्राइज करते हुए वो अगले ओलंपिक्स के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो गया। एक बार फिर लाइफ में उसके लिए और प्लान थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के कारण 1940 और 1944 दोनों ओलंपिक्स रद्द हो गए थे। 1944 में उसकी आयु 34 वर्ष थी। ज्यादातर ओलंपिक्स खिलाड़ियों के लिए रिटायर होने की उम्र 30 होती है। वो आज भी है। हैरानी की बात यह है कि टेकेक्स ने अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी और एक बार फिर वो 1948 के लंदन ओलंपिक के लिए एलिजिबल था। उस समय वो 38 साल का था। सालों के दौरान कार्लोस एनरिक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था और उसने टेकेक्स से पूछा कि वो यहाँ लंदन में क्यों है। इस क्वेश्चन के लिए टेकेक्स का जवाब सीधा और साफ था, मैं यहाँ सीखने के लिए हूँ। उसके आगे जो हुआ उसे इतिहास की किताबों में सुनहरे अल्फाज में लिखा जाना चाहिए। टेकेक्स ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि उसने 10 पॉइंट से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बेहतर किया। टेकेक्स 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में फिर से दिखाई दिया और 42 साल की उम्र में उसने एक बार फिर गोल्ड मेडल जीता। कार्लोस, जो कि उसका कॉम्पिटिटर था और पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था, उसने उसकी प्रशंसा की और कहा, तुमने बहुत कुछ सीखा है, अब ये मुझे सिखाने का समय है। अब उन सभी ट्रेडर्स के लिए जिन्हें ट्रेडिंग में नुकसान हुआ है, उनके लिए इस स्टोरी से 2 सीख मिलती हैं। 1, जीवन में फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती। मुश्किल हालात हमारे कैरेक्टर का टेस्ट लेते हैं। तो अगर आपने ट्रेडिंग में पैसा खो दिया है तो उसे एक्सेप्ट कर लें। अगर आप इसे नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आपका मन सीखने के लिए खुला नहीं होगा। नुकसान खेल का हिस्सा है और हमें बिजनेस में दोबारा वही गलतियां नहीं करनी चाहिए। 2, आपने पैसा खो दिया है क्योंकि आप एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ परसिस्टेंट एफर्ट दिखाने में फेल हुए हैं। 10 अलग ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट की बेसिक समझ ट्रेडिंग में मनी नहीं लाती है, लेकिन एक ट्रेडिंग सिस्टम की गहरी समझ के साथ सही रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में सक्सेस दे सकता है। ये 2 बातें हमेशा याद रखें। आपको रोजगार के लिए सिर्फ एक पैटर्न की जरूरत है। लिंडा रेश्के।
मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 10,000 किक जानता है, लेकिन मुझे उस आदमी से डर लगता है जो एक किक जानता है लेकिन 10,000 बार उसकी प्रैक्टिस करता है। ब्रूस ली। कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कम मत समझो। जैसा कि पहले बताया गया है, दो चीजें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मेन रोल निभाती हैं। एक, की प्राइस लेवल्स की पहचान। दो, प्राइस को कंफर्म करना, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न से या प्राइस एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन से। या की प्राइस लेवल्स कई तरीकों से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ट्रेंड लाइन खींचते हुए पहचानना सबसे इफेक्टिव तरीका है। कई ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट को बेसिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट मानते हैं और इसलिए वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस की तलाश करते हैं, लेकिन सारी चीजें लाइफ के साथ साथ ट्रेडिंग में भी कमाल कर सकती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुले दिमाग से इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। मैं आपसे वादा करता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपके आइडियाज और अंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए बदल जाएंगे। एक ट्रेडर जो इंडिकेटर का यूज करता है, उसके पास ट्रेड को प्लान करने का इंडिकेटर का रेफरेंस लेवल होगा। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, जैसे MA क्रॉसओवर, बॉलिंगर, बैंड ब्रेकआउट या ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिनेरियो। हालांकि प्राइस एक्शन ट्रेडर के पास ये लग्जरी नहीं होती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम होता है। ट्रेड सेटअप में कंफर्म करने के लिए केवल वॉल्यूम का यूज किया जा सकता है। इसलिए एक प्राइस एक्शन ट्रेडर को अपना ट्रेड प्लान करने के लिए पूरी तरह से प्राइस पर डिपेंड करना पड़ता है। ये प्राइस एक्शन ट्रेडर को एक ड्रॉबैक की तरह लगता है, लेकिन मेरी ओपिनियन में ये उनके लिए वरदान है, क्योंकि उन्हें प्राइस गहराई से स्टडी करना पड़ता है, जहां सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रूशियल रोल निभाते हैं। ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करें? ट्रेंड लाइन एक चार्ट पर ड्रॉ की गई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो दो या दो से ज्यादा प्राइस पीक को जोड़ती है, जो स्क्रिप्ट के ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट को दिखाती है और किसी को भी एक्सीलेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज दिखाती है। आगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के कुछ फायदेमंद रेफरेंसेस दिए गए हैं। 1. ज्यादा संख्या में पीक्स कम से कम 2 जरूरी को जोड़ने की कोशिश करें। 2. ट्रेंड लाइन का स्लोप 45 डिग्री से कम होना चाहिए, ये एक हेल्दी ट्रेंड की निशानी है। 3. प्राइस को ट्रेंड लाइन के मुताबिक होनी चाहिए। इमेज 3.1 अ वैलिड ट्रेंड लाइन एग्जांपल इन TCS। ये इमेज वैलिड ट्रेंड लाइन का एग्जांपल दिखाती है। ये लगभग 8 प्राइस पीक्स कनेक्ट करती है। ट्रेंड लाइन का स्लोप WRT इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन 45 डिग्री से कम है और प्राइस शुरू से आखिर तक ट्रेंड लाइन के मुताबिक है। इमेज 3.2 एन इनवैलिड ट्रेंड लाइन एग्जांपल इन USD JPY। इमेज 3.2 में खींची गई ट्रेंड लाइन इनवैलिड है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के मुताबिक नहीं है। ट्रेंड लाइन की पावर कम हो जाती है जब प्राइस बीच में इसको छोड़ दे। हमेशा बहुत से पीक को जोड़ती हुई एक साफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें। इमेज 3.3 एन इनवैलिड ट्रेंड लाइन एग्जांपल इन USD INR। एक बार फिर इमेज 3.3 में खींची गई ट्रेंड लाइन इनवैलिड है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का स्लोप 45 डिग्री से ज्यादा है। इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन की तुलना में ये हेल्दी ट्रेंड का साइन नहीं है, इसलिए इस तरह की ट्रेंड लाइन को इग्नोर करना बेहतर है। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जिस पर डिमांड इतनी मजबूत होती है कि कीमतों में और गिरावट को रोके। इमेज 3.4 अ सपोर्ट ट्रेंड लाइन एग्जांपल इन टेस्ला INC। ये इमेज सपोर्ट ट्रेंड लाइन का एक एग्जांपल दिखाती है। लॉजिक बिल्कुल सीधा है। लोगों को उनका एंट्री या एग्जिट लेवल याद रहता है, चाहे खुशी या दुख के कारण। प्रॉफिट होने पर खुशी हुई होगी और पैसा गंवाने पर दुख हुआ होगा। इसलिए जब भी कीमत सपोर्ट की ओर गिरती है और सस्ती हो जाती है, तो बायर स्टॉक जमा करने की तरफ झुकते हैं।
जब तक प्राइस सपोर्ट लेवल तक पहुंचती है तो ये साफ हो जाता है कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी और प्राइस को सपोर्ट से नीचे गिरने से रोकेगी। इमेज 3.4 में जब भी प्राइस 58 से 59 के लेवल तक पहुंचता है तो बायर स्टॉक जमा करते हैं और इसलिए ये इस लेवल से उछल जाता है। इमेज 3.5 अ सपोर्ट बॉक्स एग्जांपल इन कैनरा बैंक। बाजार डायनामिक है और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एक ही प्राइस लेवल हर बार सपोर्ट का काम करेगा। कभी कभी प्राइस में एक छोटा रेंज सपोर्ट का काम करता है जिसे सपोर्ट बॉक्स कहा जा सकता है। इमेज 3.5 में 130 से 160 के बीच के प्राइस लेवल ने सपोर्ट बॉक्स का काम किया है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्राइस लेवल है जिस पर सेलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि प्राइस को और बढ़ने से रोके। इमेज 3.6 अ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एग्जांपल इन इंटेल कॉर्प। दिखाई जा रही इमेज रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का एक एग्जांपल दिखाती है। प्राइस लेवल 53 ने एक रेजिस्टेंस का काम किया। जैसे जैसे प्राइस रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ेगा, सेलर ज्यादा एक्टिव होंगे और बायर का खरीदने की तरफ कम झुकाव होगा। जब तक प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचेगा, तब तक सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी और प्राइस को रेजिस्टेंस से ऊपर जाने से रोकती है। इमेज 3.7 अ रेजिस्टेंस बॉक्स एग्जांपल इन कैनरा बैंक। कई बार एक सपोर्ट बॉक्स की तरह प्राइस लेवल का रेंज रेजिस्टेंस का काम करता है, जिसे रेजिस्टेंस बॉक्स की तरह पहचाना जा सकता है। इमेज 3.7 में प्राइस रेंज 290 से 300 ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वेरिएशंस। मार्केट में ऐसा कोई नियम नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। कई बार ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस छोटे एंगल के साथ आती हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है। इमेज 3.8 एंगल्ड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एग्जांपल इन NVIDIA कॉर्प। ये इमेज एंगल्ड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का एग्जांपल दिखाती है। जब भी प्राइस एंगल्ड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की तरफ उछलता है, सेलर्स आ जाते हैं और उनके फोर्स से प्राइस नीचे चला जाता है। इमेज 3.9 एंगल्ड सपोर्ट ट्रेंड लाइन एग्जांपल इन IMPINJ INC। ये इमेज एंगल्ड सपोर्ट ट्रेंड लाइन का एग्जांपल दिखाती है। जब प्राइस एंगल्ड सपोर्ट ट्रेंड लाइन की तरफ करेक्ट होता है, बायर्स खरीदने आ जाते हैं और उनके फोर्स से प्राइस ऊपर की तरफ आ जाता है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इसका वैलिड एक्सप्लेनेशन दूं कि क्यों और कैसे ये एंगल ट्रेंड लाइंस काम करती हैं। हालांकि मैंने देखा है कि ये मार्केट में बहुत अच्छा काम करती हैं, इसलिए मैंने उनका अपने ट्रेड में बहुत इस्तेमाल किया है। फैटल गलतियां जिससे हर ट्रेडर को बचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि क्यों कई ट्रेडर्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं? क्या आप कोई रीजन सोच सकते हैं कि क्यों कई ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को नहीं मानते हैं या यूज करते हैं? ये एक आसान रीजन की तरफ पॉइंट करता है। वो मानते हैं कि एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमेशा गिरावट को रोकती है और एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमेशा उछाल को रोकती है। इसके अलावा वो ये समझने में फेल हो जाते हैं कि प्राइस कब सपोर्ट लाइन का सपोर्ट लेगा या सपोर्ट लाइन को तोड़ेगा। रेजिस्टेंस लाइन के साथ भी यही एक्सप्लेनेशन होता है। क्या आप कोई बेहतर रीजन सोच सकते हैं? मुझे यकीन है कि और कोई दूसरा रीजन नहीं है। क्या होगा यदि आप ये समझने की एबिलिटी पैदा कर लें कि क्या प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा या नहीं, और क्या प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेगा या नहीं? तब आप ज्यादातर समय प्रॉफिट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, है ना? चैप्टर 4 और चैप्टर 5 इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा होगा अगर आप इन लाइंस की गलती ना हो सकने की प्राइमरी सोच से बाहर आ जाएं। एक सपोर्ट लेवल हर बार सपोर्ट का काम नहीं कर सकता है और एक रेजिस्टेंस लेवल हर बार रेजिस्टेंस का काम नहीं कर सकता है। तब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज क्यों करें?
मुझे यकीन है कि ये क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन जवाब आसान है। जब प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने में फेल हो जाता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक बड़ा मूव लेता है, और अगर हम ये ट्रेड लेते हैं तो ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाता है। इमेज 3.10 ब्रेक ऑफ सपोर्ट लाइन रिजल्टेड इन अ बिग मूव डाउनसाइड इन LT। ये इमेज सपोर्ट लाइन के फेलियर को दिखाती है। इस चार्ट में एक अच्छी सपोर्ट लाइन है, लेकिन जब प्राइस 25 और 26 फरवरी को सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर पहुंचा, बायर्स के न होने से ये सपोर्ट लेने में फेल हो गया, इसलिए इसने डाउन साइड का एक बड़ा मूव लिया। क्या होगा अगर आप इसे पहले से जान जाएं और सपोर्ट ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद बड़े ट्रेड के लिए इंतजार करने के बजाय शॉर्ट ट्रेड का चुनाव करें? आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, है ना? यही कारण है कि हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड लाइंस की जरूरत है। इमेज 3.11 ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस लाइन रिजल्टेड इन अ बिग मूव अपसाइड इन CEAT LTD यानी सीएट लिमिटेड। इमेज 3.11 रेजिस्टेंस लाइन के फेलियर का एग्जाम्पल है। इस चार्ट में अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, लेकिन जब प्राइस ने 14 मार्च को रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, उसकी वजह से अपसाइड का एक बड़ा मूव हुआ। फिर से क्या होगा यदि आप पहले जान जाएं कि प्राइस इस बार रेजिस्टेंस नहीं लेगा? आप सही डायरेक्शन में बेहतर एंट्री ले सकते हैं, है ना? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की एक्साइटिंग दुनिया में आपका स्वागत है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का असली एसेंस अगले चैप्टर में शुरू होता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ और समझ लें, क्योंकि यही इसका कोर फाउंडेशन है। आपकी ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए 10 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में 2 चीजें मेन हैं। एक, की प्राइस लेवल की पहचान करना, और 2, प्राइस को कंफर्म या रिजेक्ट करना किसी भी प्रॉफिट वाले ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज की तलाश करने के लिए। पिछले चैप्टर में हमने ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके की प्राइस लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के कई पहलुओं को शामिल किया था। ये चैप्टर प्राइस का की प्राइस लेवल पर कंफर्मेशन या रिजेक्शन में इस्तेमाल होने वाले 10 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर फोकस करता है। प्लीज ध्यान दें, हमें इन पैटर्न्स का इस्तेमाल इंडिपेंडेंटली नहीं करना चाहिए। हमें इन पैटर्न्स को केवल की प्राइस लेवल्स पर ही चेक करना होगा। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में हजारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि सभी को पढ़ना और याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, है ना? फिर उन्हें शॉर्टलिस्ट करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? कैंडलस्टिक पैटर्न्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए 2 पैरामीटर्स यूज करना बेहतर है। 1, पैटर्न का असर, 2, पैटर्न का बार बार होना। क्योंकि अगर कैंडलस्टिक पैटर्न का असर कम होता है तो ये काम का नहीं है। इसी तरह अगर एक कैंडलस्टिक पैटर्न पावरफुल है लेकिन ये शायद ही कभी होता है, तो फिर ये किसी काम का नहीं है क्या? इन 2 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए नीचे कुछ पावरफुल पैटर्न्स हैं जो सभी टाइम फ्रेम में बहुत बार होते हैं। बुलिश इनगल्फिंग। इनगल्फिंग कैंडल्स मार्केट में प्रेजेंट ट्रेंड या स्विंग के रिवर्स होने का सिग्नल देती हैं। इसमें से 2 कैंडल्स शामिल होती हैं। बाद वाली कैंडल पहली कैंडल को इनगल्फ या ढक देती है। इमेज 4.1 बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में पहली एक छोटी बेयरिश कैंडल होगी। दूसरी कैंडल पहली बेयरिश कैंडल के नीचे खुलती है। बेयरिश कैंडल से लोअर ट्रेड करती है, लेकिन पावरफुल बुल की एंट्री के कारण ये बेयरिश कैंडल के ऊपर बंद होगा, इसलिए ये पहली बेयरिश कैंडल को इनगल्फ कर लेता है। ये नेचर में बुलिश है। इमेज 4.2 बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इन सीएट लिमिटेड। इमेज 4.3 बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इन जैकब्स इंजीनियरिंग। इमेज 4.2 और 4.3 बुलिश इनगल्फिंग के एग्जाम्पल हैं। प्राइस डाउन ट्रेंड या स्विंग में है और सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। प्राइस ऊपर की तरफ संभलने के बाद बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखा रहा है। बेयरिश इनगल्फिंग। इनगल्फिंग कैंडल्स मार्केट में
प्रेजेंट, ट्रेंड या स्विंग के रिवर्स होने का सिग्नल देती हैं। इसमें 2 कैंडल्स शामिल होती हैं। बाद वाली कैंडल पहली कैंडल की पूरी बॉडी को इनगल्फ कर लेती है। इमेज 4.4 बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न में पहली कैंडल एक छोटी बुलिश कैंडल होगी। दूसरी कैंडल पहली बुलिश कैंडल के ऊपर खुलती है, बुलिश कैंडल से ज्यादा ट्रेड करती है, फिर भी पावरफुल सेलर्स की एंट्री की वजह से बुलिश कैंडल के नीचे बंद होगा, इसलिए ये पहली बुलिश कैंडल को इनगल्फ कर लेती है। ये नेचर में बियरिश है। इमेज 4.5 बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न इन SPIN। इमेज 4.6 बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न इन बैंक निफ्टी। इमेज 4.5 और 4.6 बियरिश इनगल्फिंग के एग्जाम्पल हैं। प्राइस एक अप ट्रेंड या स्विंग में था और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दिया। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद प्राइस गिर गया। हैमर पैटर्न। जब स्टॉक अपने ओपन प्राइस से काफी कम ट्रेड करता है, तब ये बुल्स की अचानक एंट्री से वापस उछल जाता है। ये ओपन प्राइस से थोड़ा नीचे या ऊपर बंद होता है, जिसका रिजल्ट हैमर पैटर्न है। अगर ये क्रिटिकल सपोर्ट लेवल पर होता है तो प्राइस चार्ट में रिवर्सल की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। इमेज 4.7 हैमर पैटर्न इन बजाज फाइनेंस। इमेज 4.8 हैमर पैटर्न इन निफ्टी। इमेज 4.7 और 4.8 हैमर पैटर्न के एग्जाम्पल हैं। हैमर या हथौड़ा जैसा दिखने की वजह से इसको ये नाम दिया गया है। इस पैटर्न में इसकी लोअर शेडो असली बॉडी से कम दुगनी दिखती है। हैंगिंग मैन पैटर्न। ये हैमर पैटर्न की तरह दिखता है, हालांकि ये अप ट्रेंड के आखिर में होता है और ऊपर से एक लटके हुए आदमी जैसा दिखता है, इसी से इसको नाम मिला है। ये अप ट्रेंड से प्राइस का पोटेंशियल रिवर्सल बताता है। अगर ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल पर होता है तो प्राइस में रिवर्सल का बहुत ज्यादा चांसेस है। इमेज 4.9 हैंगिंग मैन पैटर्न इन कैलॉग। इमेज 4.10 हैंगिंग मैन पैटर्न इन टाटा पावर PG47। इमेज 4.9 और 4.10 हैंगिंग मैन पैटर्न दिखाते हैं। इमेज 4.9 में प्राइस अप ट्रेंड में था और प्राइस ठीक रेजिस्टेंस लाइन पर हैंगिंग मैन दिखा रहा था। इमेज 4.10 में ट्रेंड नीचे था, लेकिन हैंगिंग मैन अप स्विंग में गिरावट की तरफ दिखाई दिया। ये दिखाता है कि बायस ने प्राइस को ऊपर पुश करने की ताकत खो दी है, इसलिए प्राइस का उस लेवल से रिवर्स जाने का बहुत ज्यादा चांस है। हैरमी पैटर्न। इनगल्फिंग की तरह हमारे पास 2 हैरमी पैटर्न हैं, हैरमी और 2 बेरिश हैरमी। जापानी भाषा में हैरमी शब्द का मतलब प्रेग्नेंट लेडी होता है। ये पैटर्न एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिखता है और इसीलिए इसे ये नाम मिला है। इमेज 4.11 बुलिश हैरमी और बेरिश हैरमी। बुलिश हैरमी में पहले एक बड़ी बेरिश कैंडल शामिल है, उसके बाद बीच में एक छोटी बुलिश कैंडल होती है। ये दिखाती है कि सेलिंग खत्म हो गई है और प्राइस के ऊपर जाने का बहुत ज्यादा चांस है। बेरिश हैरमी में पहले एक बड़ी बुलिश कैंडल शामिल है, उसके बाद बीच में छोटी बेरिश कैंडल होती है। ये बताती है कि बाइंग खत्म हो चुकी है और प्राइस नीचे जाने का बड़ा चांस है। इमेज 4.12 बुलिश हैरमी इन मारुति। इमेज 4.13 बेरिश हैरमी इन TLF। The images 4.12 and 4.13 क्रम से बुलिश हैरमी और बेरिश हैरमी पैटर्न के एग्जाम्पल दिखाते हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में 3 कैंडलस्टिक्स शामिल हैं, जो डाउन ट्रेंड में होता है और अक्सर अप ट्रेंड की शुरुआत बताता है। इमेज 4.14 मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इमेज 4.15 मॉर्निंग स्टार पैटर्न इन टाटा स्टील। इसमें डाउन ट्रेंड में 1, 2, 3 बनता है, जो ट्रेंड में बदलाव इंडिकेट करता है। पहली कैंडल बेयरिश है और दूसरी कैंडल इनडिसीजन दिखाती है और तीसरी कैंडल प्राइस की बुलिश चाल बताती है। इवनिंग स्टार पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार की तरह है, लेकिन अपोजिट दिशा में है।
फिर से इस पैटर्न में 3 कैंडल स्टिक्स होती हैं जो एक अप ट्रेंड में होती है और डाउन ट्रेंड की शुरुआत बताती हैं। इमेज 4.16 इवनिंग स्टार पैटर्न, इमेज 4.17 इवनिंग स्टार पैटर्न इन GBP USD। मॉर्निंग स्टार की तरह इस पैटर्न में भी 1 2 3 बनता है, लेकिन अपोजिट दिशा में। ये डाउन ट्रेंड बताता है। पहली कैंडल बुलिश है, दूसरी कैंडल इनडिसीजन दिखाती है और तीसरी कैंडल प्राइस के मंदी या बेयरिश बिहेवियर दिखाती है। डोजी पैटर्न, डोजी पैटर्न में सिलेक्टेड समय के लिए ओपन और क्लोज कीमतें लगभग बराबर होंगी। ये एक न्यूट्रल पैटर्न है जो इनडिसीजन दिखाता है। इमेज 4.18 डोजी पैटर्न। दी गई इमेज डोजी के अलग अलग टाइप दिखाती है। तीनों टाइप में कीमत ओपन लेवल पर बंद हुई। हालांकि ओपन या क्लोज की लोकेशन के हिसाब से इसके पीछे के सेंटिमेंट की पहचान की जा सकती है। ग्रेवस्टोन डोजी में ओपन और प्राइस लेवल बिल्कुल नीचे होगा। ये बताता है कि बायर्स ने इस समय में कीमतों को ऊपर पुश करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कीमतों को ऊपर ले जाने की पावर नहीं थी, इसलिए ये उसी ओपन लेवल पर बंद हुआ। हम सिर्फ डाउन साइड मूव की उम्मीद कर सकते हैं जब तक प्राइस इस पैटर्न को नकार ना दे। ड्रैगन फ्लाई डोजी में सिचुएशन ठीक इसके उल्टी होती है। इस मामले में सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं और इसलिए प्राइस टॉप पर बंद हुआ। इसलिए हम सिर्फ अपसाइड मूव की उम्मीद कर सकते हैं जब तक प्राइस इस पैटर्न को बेकार नहीं कर देता है। नॉर्मल डोजी, इसे लॉन्ग लेग्ड डोजी भी कहा जाता है। इसमें प्राइस में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती है। इसके अलावा ये बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर की लड़ाई को दिखाता है, इसलिए ये इनडिसीजन दिखाता है। अगर हमें सिंपल डोजी मिलता है तो हमेशा बेहतर होता है कि हम अगली कैंडल के पूरा होने का इंतजार करें। पिन बार पैटर्न्स, पिन बार में एक कैंडल स्टिक बार होता है। ये एक प्राइस का मजबूत रिवर्सल और रिजेक्शन दिखाता है। आमतौर पर पिन बार में एक छोटा शरीर और एक लंबी पूंछ होती है। इमेज 4.19 पिन बार पैटर्न्स। फिर से इस पैटर्न के 2 टाइप हैं, एक बुलिश पिन बार्स एंड 2 बेयरिश पिन बार्स। बुलिश पिन बार्स हैमर पैटर्न की तरह होते हैं। दोनों तरह के पिन बार में बॉडी के रंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एक लंबी पूंछ क्रूशियल है क्योंकि ये की लेवल पर प्राइस का रिजेक्शन दिखाता है। इमेज 4.20 बेयरिश पिन बार पैटर्न इन पेपाल होल्डिंग्स। ये इमेज बेयरिश पिन बार का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर एक एग्जांपल दिखाती है। ये प्राइस का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने का क्लियर रिजेक्शन दिखाता है। इस पॉइंट के बाद प्राइस ने कोई रिकवरी नहीं दिखाई और एक बड़ी गिरावट दर्ज की। इन कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे यूज करें? ट्रेडर्स को ट्रेड में इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करना चाहिए। इन पैटर्न को पहले से तय किए गए की प्राइस लेवल्स चाहे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर यूज किया जाना चाहिए। इसके अलावा पैटर्न के पूरा होने से पहले ट्रेड ना करें। जैसे कि अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं और 30 से 45 मिनट के बाद अगर ये बताया गया कि किसी कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह दिख रहा है तो ट्रेड के लिए तुरंत ऑप्ट ना करें, क्योंकि बाकी समय में पैटर्न बेकार हो सकता है या बदल सकता है। यह हमेशा बेहतर रहता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा होने के बाद ट्रेड का प्लान बनाया जाए। यह हमेशा बेहतर होता है कि एक ट्रेडिंग सिस्टम को फाइनल किया जाए और तब उसे इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स में इस्तेमाल किया जाए। नहीं तो एक ट्रेडर ट्रेडिंग में कंट्रोल खो देता है और हर दिन कई लॉसिंग ट्रेड्स कर बैठता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। क्या आप जानते हैं कि रेसिंग हॉर्सेस की आंखें ब्लिंकर या ब्लाइंडर से क्यों ढकी होती हैं? ये ब्लाइंडर चमड़े या प्लास्टिक के बने होते हैं। ये घोड़े के दोनों किनारों पर लगाए जाते हैं। ये घोड़ों के विजन के एंगल को 75% से ज्यादा कम कर देता है,
लेकिन फिर भी सभी सवार विशेषकर रेस में इसका यूज करते हैं। क्या वे क्रेजी हैं? इमेज कर्टसी मोहम्मद नोवल अनस्प्लैश। कारण बहुत ही सादा और सीधा है। घोड़ों की आंखें उनके चेहरों के किनारों पर होती हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास पेरिफेरल विजन है। ये आसानी से घोड़े को किसी भी दिशा में क्या आपको भी विड्रॉल के टाइम पर अपने ही पैसों के लिए परेशान किया जाता है? कभी केवाईसी, कभी बैंक सर्वर डाउन, कभी बैंक फ्रीज, तो कभी बेट सेटल नहीं हुई के बहाने बोल के। कोई बात नहीं, अब खेलिए level777.com। क्योंकि जो लोग level777.com पर खेलते हैं उनको ये सब बहाने नहीं सुनने पड़ते, क्योंकि यहाँ उनको मिलता है बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस। आप खुद कर सकते हैं एक क्लिक पर डिपॉजिट और विड्रॉल अपने अकाउंट में। level777 है इंडिया का ओनली वन लीगल ट्रस्टेड 100% टैक्स फ्री गेमिंग प्लेटफॉर्म। फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% बोनस और उसके बाद 10% बोनस ऑन एवरी डिपॉजिट। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कस्टमर सपोर्ट नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व की जाएगी। तो अभी विजिट करो level777.com पर। महारत का करेगा पूरा आपका सपना level777.com। प्रेशर आने से पहले ट्रेड से बाहर निकलना ही ठीक है। इसका मतलब है कि आप मार्केट रिवर्स होने से पहले अपना प्रॉफिट उठा लें। इमेज 5.2 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। रेंज बाउंड स्टॉक या इंडेक्स की पहले स्टेप में पहचान करें। लॉन्ग ट्रेड के लिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढें, जैसे बुलिश इनकल्फिंग, बुलिश हैरमी, हैमर, मॉर्निंग स्टार। अगर आप प्राइस कंफर्मेशन देखते हैं तो चार्ट पैटर्न के हाई के ऊपर, चार्ट पैटर्न के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते हुए लॉन्ग ट्रेड का चुनाव करें। आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन को अपना टारगेट कर सकते हैं। ट्रेड का प्लान तभी करें जब रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ज्यादा हो। इमेज 5.3 स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग ट्रेड एग्जाम्पल 1। इमेज 5.4 स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग ट्रेड एग्जाम्पल 2। इमेज 5.3 और इमेज 5.4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करते हुए स्विंग ट्रेडिंग में लॉन्ग ट्रेड्स का एग्जाम्पल है। ये पीने में नहीं है, मामलों में प्राइस साइडवेज ट्रेंड में है। वहाँ एक अच्छी सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी और प्राइस कैंडलस्टिक कंफर्मेशन दिखाता है। 5.3 में हैमर और 5.4 में बुलिश हैरामी। इसलिए कंफर्मेशन कैंडल हाई के ऊपर, कंफर्मेशन कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते हुए एक लॉन्ग ट्रेड प्लान किया जा सकता है। टारगेट अगला रेजिस्टेंस जोन होगा, जैसा कि इमेज में हाईलाइट किया गया है। शॉर्ट ट्रेड के लिए बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखें, जैसे कि बेयरिश इनगल्फिंग, बेयरिश हैरमी, हैंगिंग मैन, इवनिंग स्टार, पिन बार। अगर आप प्राइस कंफर्मेशन देखते हैं तो चार्ट पैटर्न के लो के नीचे, चार्ट पैटर्न के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए शॉर्ट ट्रेड को चुनें। आप अपने टारगेट में अगली सपोर्ट लाइन का एम कर सकते हैं। ट्रेड तभी प्लान करें जब रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ज्यादा हो। इमेज 5.5 स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट ट्रेड एग्जाम्पल 1। इमेज 5.6 स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट ट्रेड एग्जाम्पल 2। इमेज 5.5 और इमेज 5.6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज करके स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट ट्रेड का एग्जाम्पल है। दोनों ही मामलों में प्राइस साइडवेज ट्रेंड में है। वहाँ एक अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी और प्राइस कैंडलस्टिक कंफर्मेशन दिखाता है। 5.5 में पिन बार प्लस बेयरिश हैरमी और 5.6 में बेयरिश इनकल्फिंग। इसलिए कंफर्मेशन कैंडल के लो के नीचे, कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए शॉर्ट ट्रेड प्लान किया जा सकता है। टारगेट अगला सपोर्ट जोन होगा। ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है।
ट्रेंड फॉलोइंग। इस सिस्टम में ट्रेंड एक क्रूशियल रोल निभाता है क्योंकि सभी ट्रेड ट्रेंड के डायरेक्शन में आते हैं। लॉन्ग ट्रेड्स के लिए पहले का ट्रेंड ऊपर की ओर होना चाहिए। अगर प्राइस हेल्दी करेक्शन और एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है तो लॉन्ग ट्रेड प्लान किया जा सकता है। शॉर्ट ट्रेड्स के लिए पहले का ट्रेंड नीचे की ओर होना चाहिए। अगर प्राइस उछाल और एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है तो शॉर्ट ट्रेड प्लान किया जा सकता है। लॉन्ग ट्रेड्स के रूल: 1. प्राइस साफ अप ट्रेंड में होना चाहिए। 2. हेल्दी पुल बैक। 3. प्राइस को सपोर्ट लाइन पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाना चाहिए। 4. रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:1.5 होना चाहिए। इमेज 5.7 के साथ कह सकता हूं। ट्रेंड फॉलोइंग लॉन्ग ट्रेड इन लोएस्ट कॉर्प। इमेज 5.8 ट्रेंड फॉलोइंग लॉन्ग ट्रेड इन USD CAD। इमेज 5.7 और 5.8 ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक का यूज करके लॉन्ग ट्रेड के सिंपल एग्जांपल हैं। दोनों ही मामलों में पहले का ट्रेंड ऊपर है, एक हेल्दी पुल बैक था और कैंडलस्टिक कंफर्मेशन ठीक सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर है। 5.7 में हैमर और 5.8 में बुलिश इनगल्फिंग। एक ट्रेडर कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस को कंफर्मेशन कैंडल के लो के नीचे रखते हुए लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकता है। पिछला स्विंग हाई एक सेफ टारगेट है क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड ऊपर है, इसलिए हम टारगेट पर 50 से 75% की पोजीशन पर एग्जिट का प्लान बना सकते हैं और बाकी पोजीशन को हर स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ लेकर जाएं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि ट्रेंड कहाँ रुकेगा। असल में ये ट्रेडिंग अप्रोच का कोर लॉजिक है। कभी कभी एक ट्रेड का प्रॉफिट ट्रेलिंग SL का यूज करके कई फेल्ड ट्रेड के लॉस को कम कर सकता है। शॉर्ट ट्रेड्स के रूल्स: 1. प्राइस में क्लियर गिरावट में होना चाहिए। 2. हेल्दी उछाल। 3. प्राइस को रेजिस्टेंस लाइन पर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाना चाहिए। 4. रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:1.5 होना चाहिए। इमेज 5.9 ट्रेंड फॉलोइंग शॉर्ट ट्रेड इन DLF। इमेज 5.10 ट्रेंड फॉलोइंग शॉर्ट ट्रेड इन राइडर सिस्टम। इमेज 5.9 और इमेज 5.10 ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक के तहत शॉर्ट ट्रेड के सरल एग्जाम्पल हैं। दोनों ही मामलों में पिछला ट्रेंड नीचे है, इसमें एक हेल्दी उछाल था और कैंडलस्टिक कंफर्मेशन ठीक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर था। बियरिश इनगल्फिंग 5.9 में और बिग बार 5.10 में। एक ट्रेडर कंफर्मेशन कैंडल लो के नीचे शॉर्ट ट्रेड का प्लान बना सकता है। कंफर्मेशन कैंडल के हाई ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए पिछला स्विंग लो सेफ टारगेट है क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड नीचे है, इसलिए हम टारगेट पर 50 से 75% पोजीशन से बाहर निकलने की योजना बना सकते हैं और बाकी की पोजीशन को हर स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेडिंग रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग और ट्रेंड फॉलोइंग दो सरल ट्रेडिंग सिस्टम हैं और हम उनमें सीधे प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज लागू कर सकते हैं। यदि आप एक बिगिनर या एक इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर हैं तो इसमें से किसी भी एक स्ट्रेटेजी को मास्टर कर लेना ट्रेडिंग में सक्सेस का स्वाद चखने के लिए बहुत काफी है। अगले चैप्टर में कुछ एडवांस ट्रेडिंग टॉपिक्स और उनके कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो इसे छोड़ने के लिए फ्री महसूस करें और सीधे चैप्टर 7 पर जाएं। ब्रेकआउट एक ब्रेकआउट ट्रेड अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं है बल्कि एक स्टॉक प्राइस का डिफाइंड रेजिस्टेंस लेवल के बाहर बढ़ी वॉल्यूम के साथ मूव करना है। इमेज 5.11 ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम। एक ब्रेकआउट ट्रेडर एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर करता है जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस के नीचे रखते हुए टूटता है। इस प्रोसेस में वो या तो अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं या हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बनाने के लिए एग्जिट करने का टारगेट रखते हैं। मैंने इस टॉपिक पर डिटेल में एक किताब लिखी है,
हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा जानने के लिए प्लीज इस ऑडियो बुक को सुनो। प्राइस एक्सेप्टेंस एंड प्राइस रिजेक्शन। आपकी जरूरत, एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बावजूद ट्रेड में सिर्फ दो चीजें आपका भाग्य तय करती हैं, एक एंट्री और दो एग्जिट। आपकी एंट्री और एग्जिट को छोड़कर बाकी सब कुछ पाने नहीं लगता, न ही मार्केट में कोई प्रभाव है। इसलिए सक्सेस पाने के लिए प्राइस की गहरी समझ रखना बेहतर है। प्राइस रिजेक्शन। इमेज 6.1 सपोर्ट ट्रेडिंग प्लान।